तो 2-3 मिनट और रुको, चलो और ज्वाइन करने दो, है ना, फिर स्टार्ट करता हूँ। हेलो। या सौरभ, चलो स्टार्ट करते हैं ना। स्क्रीन दिख रही है ना, क्लियर? जी भैया, सब ओके। सब कुछ तो क्लियर। हाँ, पीएलएमएन के बारे में, कि पीएलएमएन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। अब की बाकी जो टाइप्स ऑफ पीएलएमएन है, तो इन पीएलएमएन के लिए ना ज्यादातर जो चिपसेट वगैरह की कंपनियां वगैरह है ना, मतलब एच पी एल एम एन, विजिटर पी एल एम एन, ये वर्क कर रहा है कि नहीं, तो वो लोग ज्यादातर इस टाइप के, जैसे क्वालकॉम वगैरह है ना, अल्ट्रान हुआ, कैपजेमिनी हुआ, ये लोग ज्यादा मतलब ऐसी चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं कि ये सब पता होना चाहिए टेस्टर को, है ना। तो देखो, एक है आपका एच पी एल एम एन, है ना। उसके बाद है आपका ई पी एल एम एन, ई एच पी एल एम एन, वी पी एल एम एन और आई पी एल एम एन, एफ पी एल एम एन और आर पी एल एम एन। ठीक है, ये सारे पीएलएमएन हैं, जिनके बारे में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इनका एग्जैक्टली किस चीज के लिए यूज होता है। मतलब इक्विवेलेंट वाला है कि वो पीएलएमएन के साथ, मतलब विजिटर पीएलएमएन है तो उससे लोकेशन होती है। रजिस्टर्ड पीएलएमएन का मतलब कि यूई लास्ट किस पे रजिस्टर्ड था, मतलब और करंट में भी कौन सा रजिस्टर्ड है। आरपीएलएमएन मतलब होम पीएलएमएन भी हो सकता है ना, इस टाइप का। तो हम बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, जस्ट सेकंड, आपका एच पी एल एम एन, ई पी एल एम एन, पी एल एम एन, बी पी एल एम एन, आई पी एल एम एन। अब सबसे पहले अगर एच पी एल एम एन की बात करें हम, तो ये सिंपली जो नॉर्मल पी एल एम एन सिलेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं होम पी एल एम एन, है ना, पब्लिक लैंड। ठीक है, तो नॉर्मल जो यूई सिलेक्ट करता है, जो भी डिफाइंड यूई के पास, जैसे यूसेम है, यूसेम के अकॉर्डिंग जो भी पीएलएमएन यूई के पास होता है, वो उसको होम पीएलएमएन कहते हैं। और नॉर्मल पीएलएमएन भी बोल सकते हैं इसको, कि इस पे यूई अभी करंट में रजिस्टर्ड है ना। तो दी होम पीएलएमएन, फॉन्ट साइज चेंज करना, दी होम पीएलएमएन इज दी पीएलएमएन in which
यूई इज डिफाइंड, है ना। मतलब यूई में ही डिफाइन होता है, यूई में सिलेक्ट कर सकता है होम पी एलिमेंट के अकॉर्डिंग, इसमें मतलब बनाया गया है कि एक है जिस पे यूई रजिस्टर करता है, यूई सिम के अकॉर्डिंग जो भी होगा उससे, है ना, होम पी एलिमेंट पे सिलेक्ट कर सकता है, मतलब नॉर्मल पी एलिमेंट हो गया, सपोज लाइक दैट। ओके, अब आते हैं इक्विवेलेंट पीएलएमएन पे, है ना। तो इक्विवेलेंट पीएलएमएन होम पीएलएमएन ही होता है, बट एक लिस्ट टाइप की होती है कि इतने सारे पीएलएमएन पहले से यूई ने रीड कर लिया, जैसे बहुत सारे पीएलएमएन पे सेलेक्ट किया यूई, तो वो ऑलरेडी यूसिम क्या करता है, यूसिम स्टोर दैट ईपीएलएमएन लिस्ट, है ना, इट्स इक्विवेलेंट टू एचपीएलएमएन, है ना। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, मतलब किस चीज के लिए होता है, तो सबसे पहला है कि ये किस लिए, आईसीआर नेटवर्क के लिए होता है। आईसीआर नेटवर्क अगर किसी को अलोकेट करवाना है, अगर मतलब किसी से कोलाबोरेट करके आईसीआर नेटवर्क पे कोई चलाना, उसके लिए होता है। दूसरा ये होता है आपका लोकेशन रजिस्टर के लिए, लोकेशन रजिस्टर के लिए होता है, ठीक है। और जब यूई व्हेन यूई इज ऑफ, देयर इज अ लिस्ट ऑफ ईपीएलएमएन, है ना। तो ये जो सारे जिस पे, जैसे कि बहुत सारे पीएलएमएन पे यूई सिलेक्ट करके गया कि एक पीएलएमएन, जैसे यूपी राजस्थान ऐसे करके बहुत सारे पीएलएमएन, तो उसमें क्या करता है, यूसिम क्या करता है, उसकी एक लिस्ट तैयार कर लेता है, वही इक्विवेलेंट पीएलएमएन होता है। तो इक्विवेलेंट, इसका मतलब यही है कि ये लिस्ट बना लिया है, तो जब मोबाइल ऑफ भी हो जाएगा ना, तब भी उस यूसिम के अंदर वो स्टोर करके रहेगी लिस्ट। जब आप ऑन करोगे तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जो इक्विवेलेंट पीएलएमएन में से लिस्ट मतलब सर्च करेगा कि कौन से पीएलएमएन पे लास्ट रजिस्टर्ड किया था, ठीक है, यूई, ठीक है। तो उस हिसाब से वो उसमें रजिस्टर्ड पीएलएमएन निकालेगा, जो आरपीएलएमएन जिसको बोलते हैं, कि हम लास्ट में इस पे रजिस्टर्ड थे, हमें इस पे ट्राई करना है कि हम इस वाले पीएलएमएन पे रजिस्टर हो जाए, इस टाइप से। तो ये लिस्ट ऑफ द पीएलएमएन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईपीएलएमएन बोलते हैं, ठीक है। ईएचपीएलएमएन है, तो ईएचपीएलएमएन क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है तुम्हारा ईपीएलएमएन के ही, है ना। ये हो गया आपका EHPLMN, इक्विवेलेंट टू होम PLMN। EPLMN हो गया मतलब इक्विवेलेंट टू PLMN, EHPLMN मतलब इक्विवेलेंट टू होम PLMN, ठीक है। ये मेनली यूज होता है, जैसे यूसिम रहता है ना, तो यूसिम के अंदर ये भी लिस्ट बनाता है, इक्वल टू होम PLMN, मतलब इट कैन बी EPLMN ऑल्सो, ठीक है। मतलब जो लिस्ट है ना, वो उसके इक्विवेलेंट भी हो सकता है। तो ये मेनली इसकी अलग अलग से क्यों गया है, क्या है, जैसे जो इमसी नंबर होता है ना, तो इमसी नंबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होम पीएलएमएन में इसका यूज किया जाता है। मतलब ये ईपीएलएमएन भी हो सकता है और होम पीएलएमएन भी हो सकता है। तो इस टाइप की ये भी एक लिस्ट टाइप की होती है, द लिस्ट ऑफ EHPLMN। तो दोनों का EPLMN और EHPLMN दोनों लगभग सेम ही होते हैं, बट इसमें क्या होता है, इमसी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो इमसी नंबर होता है, फॉर इमसी एक्सट्रैक्शन, इसके लिए ना इसका यूज होता है, जो डिफरेंस है, ये हो गया। बीपीएलएमएन का सीधा सा फंडा है कि इस पीएलएमएन से नेटवर्क को ये पता रहता है कि करंट में यूई कहाँ लोकेटेड है, ओके। जैसे कि ट्रैकिंग एरिया कोड है, तो ट्रैकिंग एरिया कोड है VPLMN, मैं इसको लिख देता हूँ सबसे पहले, VPLMN इज डिफाइन वेयर यूई इज लोकेटेड। भैया क्या ये पीएलएमएन के बारे में अगर मेरे को सिंपली पीएलएमएन हमको पता है सब कुछ, और उसके बाद इसका टाइप्स पता है, और मैं इनको हल्का फुल्का भी डिफाइन कर दूं, हाँ तो क्या काम बिल्कुल, चल जाएगा? हाँ बिल्कुल, यही हल्का फुल्का ही तो डिफाइन करना है। आप उसको है ना बस लिस्ट भी बता देंगे, उतने में भी खुश हो जाएगा वो, क्योंकि ये सब चीजें है ना जनरली कोई ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है रैंड टेस्टिंग वगैरह में।
ये चीजें मतलब वो लोग जो चिपसेट वगैरह की टेस्टिंग करते हैं ना, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि वो लोग है ना पीएलएमएन के अकॉर्डिंग वो टेस्ट करते हैं कि इतने पीएलएमएन को लिस्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है ना। एम्प्टी कॉल हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। अरे यार ये क्या हो गया। हेलो हेलो। जी। आप आ रही है ना आवाज। हाँ हाँ, ओके बोलिए ओके। आवाज। है ना। तो आप है ना हाँ सिर्फ हाँ। उसको सिंपली अगर पीएलएमएन के टाइप भी डिफाइन कर दोगे ना, तो भी वो समझ जाएगा, ठीक है, कि हाँ आपको पता हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें वो इक्विवेलेंट है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस वगैरह है, बट इसमें जैसे बीपीएलएमएन है, तो बीपीएलएमएन डायरेक्ट नेटवर्क के पास होता है, एमएमई के पास होता है। एमएमई बीपीएलएमएन के थ्रू ही ये पता लगाता है कि यूई कहाँ लोकेटेड है, ये हमेशा पता रहता है एमएमई को कि यूई कहाँ लोकेटेड है। तो इस पीएलएमएन से ये नेटवर्क को पता रहता है कि पीएलएमएन एग्जैक्टली है कहाँ पे। अब बीपीएलएमएन है तो बीपीएलएमएन मतलब कोई भी पीएलएमएन हो सकता है जिसपे यूई रजिस्टर्ड है। BPLMN can be also HPLMN। अब होम पीएलएमएन पे सपोज दैट मैं एमपी के अंदर हूँ, राइट, मेरा एक पीएलएमएन है तो वो मेरा नॉर्मल पीएलएमएन भी कहलाएगा, होम पीएलएमएन भी कहलाएगा, और ई पीएलएमएन भी कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर ए वाले जो मेरा नॉर्मल पीएमएन उसकी लिस्ट में रहेगा कि हाँ इस पर मैं पहले से लोकेशन रजिस्टर कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो ई पीएलएमएन भी हो सकता है, और वो भी पीएलएमएन भी हो सकता है, क्योंकि भी पीएलएमएन एक मतलब उसी पीएलएमएन की अल्टरनेट आइडेंटिटी है कि मैं अभी इस लोकेशन पे खड़ा हुआ, तो इस बीपीएलएमएन के थ्रू नेटवर्क को पता रहेगा कि मैं किस लोकेशन पे हूं, तो वो एचपीएलएमएन भी हो सकता है, ठीक है। तो बीपीएलएमएन कैन आल्सो बी द एचपीएलएमएन, ठीक है। अब सपोज दैट कि मैं होम पीएलएमएन पे था, इंडिया में था, मैं कोलकाता से मैंने फ्लाइट ली, में म्यांमार पहुंच गया, राइट, तो मेरा विजिटर पीएलएमएन चेंज हो गया, राइट, होम पीएलएमएन हट गया, मेरी लिस्ट में रहेगा लेकिन मैं हट जाएगा, लेकिन मेरा नया पीएलएमएन क्या हो जाएगा, म्यांमार वाला पीएलएमएन हो जाएगा, जिसको हम बीपीएलएमएन बोलेंगे कि हाँ अभी करंट में जहां पे मेरी सिम है वो विजिटर पीएलएमएन है, तो नेटवर्क को फिर मेरे म्यांमार वाले पीएलएमएन से पता रहेगा कि ये वाली सिम यहाँ पर है। समझ में आ गया बीपीएलएमएन का मतलब सिंपली जहां पर भी यूई लोकेट रहेगा उससे नेटवर्क को पता रहेगा इस बीपीएलएमएन से कि कहां पर यूई है। वो अब एचपीएलएमएन भी हो सकता है, रोमिंग पीएलएमएन भी हो सकता है, और नॉर्मल पीएलएमएन भी हो सकता है, ठीक है। तो बस सिंपली नाम चेंज है कि जहां पे यूई लोकेटेड है उसको हम बीपीएलएमएन बोलते हैं। जस्ट अ सेकंड। ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो नहीं तो मैं इसको रिमूव करूं। तो सिंपली है ना, दिमाग में सिर्फ ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बना के रख लेना है, एचपीएलएमएन मतलब नॉर्मल पीएलएमएन जिसपे यूई रजिस्टर कर सकता है हो जो। गया भैया। हाँ बताओ। इसका एब्रिविएशन मैं बना दिया, ही फैड ही। अगर ये सेंटेंस याद रहेगा आपको, हम्म। टाइप से नाम याद रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कर सकते हो। ही फैड ही। हम्म, ठीक है। अब आते हैं आप पीएलएमएन और आरपीएलएमएन पे। तो आरपीए सॉरी आईपीएलएमएन है ना। तो आईपीएलएमएन क्या है, इंटेरोगेट पीएलएमएन कहलाता है। ये मोस्टली जहां पे यूज होता है, जैसे एमटी कॉल वगैरह होता है ना, एमटी एक्सेस के लिए, जैसे सीएसएफबी कॉल वगैरह है उसके लिए। तो एक जीएमएससी को पता रहता है इस पीएलएमएन से कि किसके लिए कॉल आई है ना। जैसे कि जीएमएससी के पास ये बारह आईपीएलएमएन है, ठीक है। तो मैं सपोज दैट मान के चलूं कि 404 करके इस पीएलएमएन के लिए एमटी कॉल आई है, मतलब किसी पर्टिकुलर एमएसआईएसडीएन नंबर पे। एमएसआईएसडीएन मतलब मोबाइल नंबर है ना। तो इस मोबाइल नंबर के लिए कॉल आए तो वो उसके अकॉर्डिंग ट्रैकिंग ट्रैकिंग एरिया कोड और लोकेशन एरिया कोड के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा कॉल, किसको, एमएमई को इंडिकेट करेगा कि मेरे पास है ना इस वाले नंबर के लिए कॉल आई है। तो वो इसी आईपीएलएमएन से सर्च करेगा कि इस पीएलएमएन के लिए कॉल आई है ना। तो उस पीएलएमएन के थ्रू तो फॉर एमटी एक्सेस कॉल, ठीक है। इट कंटेन बाई
GMSC which is handle empty calls। ठीक है, तो इसके लिए यूज होता है। उसके बाद है फॉरवर्डर PLMN। ठीक है, FPLMN फॉरवर्डर। तो इसलिए होता है, ये लोकेशन एरिया मैसेज होता है, LA मैसेजेस कहलाते हैं, LA मैसेजेस, है ना, लोकेशन एरिया मैसेजेस। तो लोकेशन एरिया मैसेजेस में जब जैसे कि मोबाइल स्टेशन है, तो मोबाइल स्टेशन को अगर कोई भी सुटेबल सेल नहीं मिल रहा है, मतलब वो जिस लोकेशन पर है उसमें कोई सुटेबल सेल नहीं मिल रहा है जिसपे उसको PLMN लैच कर पाए, सपोज दैट होम PLMN अवेलेबल नहीं है, ना कोई लिस्ट है, ना कुछ भी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये एक सेल ऐड करता है जिसको फॉरवर्डन PLMN, जो मतलब बाद में ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो सकती है, इसको स्टोर स्टोर कुछ भी नहीं करता है उसको। ठीक है, तो उस टाइम पे जैसे इमरजेंसी कॉल्स वगैरह होते हैं ना, को आइडिया के नेट से आप इमरजेंसी कॉल करते हैं तो आइडिया के नेटवर्क से कर, जो भी नेटवर्क अवेलेबल होगा ऑटोमेटिकली इमरजेंसी कॉल उस पर चला जाएगा। ज्यादातर मतलब कंट्रीज हैं वो अपने जो गवर्नमेंट का जो नेटवर्क होता है, जैसे अपने यहाँ BSNL है, म्यांमार में MPT सर्विस है। ठीक है, तो इस टाइप के जो PLMNs होते हैं, जब कोई भी PLMN सुटेबल नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, फॉरबिडन PLMN पे चला जाता है, मतलब किसी और नेटवर्क के PLMN से सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ऑटोमेटिक क्या करता है, जब मोबाइल ऑफ होता है ना तो सिम इसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। ये इसका मतलब है कि व्हेन UE स्विच ऑफ यू सिम ऑटोमेटिकली रिमूव्ड FPLMN, है ना। तो ये मतलब फॉरबिडन PLMN नाम ही उसका कि एक टेम्पररी टाइप का है, कि जब कोई भी लोकेशन एरिया, मतलब जिस लोकेशन एरिया में खड़े हो वहां पे अगर कोई सुटेबल PLMN नहीं तो ऑटोमेटिकली इस PLMN पर वो सिलेक्ट कर लेगा, और फिर बाद में जब मोबाइल ऑफ होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो लिस्ट होगी या फिर जिस पे भी फॉरवर्डन PLMN पर लैच होगा इमरजेंसी कॉल या किसी के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिलीट हो जाएगी, वो लिस्ट हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका RPLMN, ये होता है रजिस्टर्ड PLMN। तो ये भी इक्विवे HPLMN भी हो सकता है ना, मतलब जिसपे आप रजिस्टर्ड हो, जैसे आप किसी पर्टिकुलर सेल पे रजिस्टर्ड हो गए हो, राइट, तो वो रजिस्टर आपका होम PLMN भी हो सकता है और रजिस्टर्ड PLMN, मतलब आप इस पे रजिस्टर्ड थे पहले से। ठीक है, तो RPLMN बेसिकली जैसे ट्रैकिंग एरिया अपडेट होता है, तो ट्रैकिंग एरिया अपडेट के अकॉर्डिंग ना वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कराता है, तो उस कंडीशन में भी यूज होता है। दी RPLMN is the PLMN on which UE perform a location registration successfully by tracking area update। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी होम PLMN ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारे PLMN है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। यूसिंग किसको करते हैं भैया? सिम को यूनिवर्सल यू का मतलब यूनिवर्सल, सिम मतलब सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, उसी को यू सिम कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम इमसी क्या होती है ना, इमसी का कॉम्बिनेशन क्या होता है वो उसके बारे में बताएं। इमसी का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लेते हैं, इंटरनेशनल मोबाइल
सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, ये यूनिक आइडेंटिटी भी होती है ना, मतलब ज्यादातर ये रिपीट कभी नहीं होती। एमसी यूनिक आइडेंटिटी होती है जो ग्लोबली चलती है ना, इट्स अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर। अब इमसी को कॉम्बिनेशन क्या रहता है, इमसी में मतलब इमसी का जो टोटल नंबर रहता है, जैसे ये जो 10 डिजिट का टाइप का नंबर रहता है ना, वो इमसी नंबर कहलाता है। जैसे लोग बोलते नहीं है, आप जब जैसे कि टेस्टिंग वगैरह करते हैं ना, जैसे कोर की टेस्टिंग है, रैन की टेस्टिंग है, तो वो लोग इस पे टेस्टिंग करते हैं, उसका इमसी नंबर मांगते हैं, उस इमसी नंबर को ट्रेस लगाते हैं। आप कभी भी अगर किसी ने किया हो ड्राइव टेस्ट में, तो वो लोग पूछते हैं कि आप जो टेस्ट सेम है उसका इमसी नंबर क्या है, तो वो इसी इमसी नंबर को ट्रेस में लगा के है ना टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो ये इमसी नंबर देखो किस किस लिए काम आते हैं, जैसे कि हम ऑथेंटिकेशन वगैरह कराते हैं तो वहां पे भी काम आती है। तो ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि एसपीआर होता है एचएसएस के अंदर, है ना। पॉइंट लिखता हूं मैं, इट्स हेल्प फॉर ऑथेंटिकेशन फ्रॉम एसपीआर प्रोफाइल। एसपीआर का मतलब है यहां पे सब्सक्राइबर प्रोफाइल रेपोस्ट्री। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर एक एसपीआर होता है एचएसएस के अंदर, एसपीआर अवेलेबल ऑन एचएसएस। तो मतलब एक टाइप का रजिस्टर टाइप का, जैसे एक्सेल सीट है या फिर कोई सर्वर टाइप का है जिसमें हमने एएमसी नंबर डाल दिए, जब भी ऑथेंटिकेशन होगी तो एचएसएस क्या है उस प्रोफाइल से उठाएगा कि हाँ ये एएमसी नंबर हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, तो उसी से ही ऑथेंटिकेट करता है ना। तो इस टाइप का एक रजिस्टर टाइप का रहता है कि हाँ एएमसी नंबर अवेलेबल है एचएसएस के अंदर, तो वो इसी के द्वारा ही उसको ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ मेरे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है। अब एमसी में मेन चीज है हमें क्या जानना है कि इसमें क्या क्या रहता है, बनती कैसे है एमसी, है ना। तो जैसे कि एमसी का सबसे पहले रहता है एमसीसी, ठीक है, एमएनसी, और एक रहता है नंबर, इसको बोलते हैं एमएसआईएन नंबर, एमएसआईएन नंबर। ठीक है, तो एमसी से बता देता हूं 3 डिजिट का, 3 डिजिट का। ठीक है, एमएनसी है वो 2 और 3 डिजिट का हो सकता है। ठीक है, और एमएसआईएसएन है वो अप टू 10 डिजिट होता है, अप टू 10 डिजिट। अब जैसे मैं यहाँ बात करूं कि जैसे कि मैंने ले लिया 450 करके, ठीक है, एमएनसी ले लिया मैंने 06 करके, ठीक है, और मैंने कोई भी आईवीसी नंबर ले लिया 10 अंक का, 123 12056 होगा 5, इस टाइप का। तो टोटल एमसी कितना बनेगा हमारा 45006 और ए वाला नंबर। तो ऐसे करके ना कॉम्बिनेशन रहता है, वो एमसी का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, तो एमसी अगर कोई डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो ये MSIN होगा या MSIDN होगा, MSISDN? नहीं, एमएसआईएसडीएन अलग होता है, यहाँ पे सिर्फ एमएसआईएन होता है। एमएसआईएसडीएन तो होता है आपका मोबाइल नंबर, वो पूरा 10 डिजिट का होता है, एमएसआईएन बोलते हैं। तो यहाँ पे इमसी है, इमसी का जैसे कि नॉर्मल अगर बात करूं कि इमसी और कहाँ है, तो कहाँ पे ज्यादातर यूज होती है अटैच रिक्वेस्ट के लिए, राइट। जब अटैच रिक्वेस्ट भेजता है यूई, तब इमसी का ऑथेंटिकेशन के लिए, फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज, ऑथेंटिकेशन पर्पज। तो हमें अगर कोई इमसी के बारे में पूछता है तो ऐसे बोल सकते हो कि इट हेल्प्स फॉर द ऑथेंटिकेशन फ्रॉम द एचएसएस, देयर इज अवेलेबल सब्सक्राइबर प्रोफाइल repository inside the HSS, so by the help of IMSI you authenticate from the network। एंड ये बता सकते हो कि इसमें इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एमसीसी, एमएनसी एंड एमएसआईएन नंबर, इस टाइप से।
ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो यहाँ सर पर? ये, हाँ सर, जैसे कि एमसी अपना ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, तो इसमें अपना टोकन भी बहुत सारे यूज होंगे उस ऑथेंटिकेशन के लिए। तो जैसे ऑथेंटिकेशन के लिए टेलीग्राम टोकन बताए तो थे, REX की बताया था, ऑथेंटिकेशन AUTN करे ऑथेंटिकेशन टोकन बताया, तो जो HSS प्रोवाइड करता है ना वो तो। जी सर। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी क्या आज? नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है। दिख नहीं रही है नीचे। नहीं नहीं, वो चल अच्छा रही है, ठीक है। वो हाइड हो जाती है। तो ऑथेंटिकेशन की तो देगा ना, जब आप IMSI भेजोगे तो वो एक कुछ की जनरेट करता है, जो ऑथेंटिक REX की बोलते हैं, और ऑथेंटिकेशन टोकन होता है, वो तो HSS प्रोवाइड करता ही है ना। हम्म। अब इसी में मैं MSISDN नंबर का बताऊं तो MSISDN नंबर सिंपल है, आपका जो मोबाइल नंबर होता है उसको बोलते हैं MSID। तो 3GPP के अकॉर्डिंग LT नेटवर्क के लिए 10 डिजिट का जो नंबर है, जो पहले से 2G 3G के, तो उसको ही सिंपल डिफाइन किया गया है 3GPP में कि LT में भी वही नंबर रहेगा, क्योंकि पुरानी सिम के लिए तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है कि 3GPP के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड बना दिया कि MSISDN नंबर रहेगा। तो ये जो 2G 3G से चला आ रहा है, तो उसका एक स्पेसिफिकेशन ही बना दिया 3GPP ने कि ये नंबर है। तो एवरी सिम हैज अ मोबाइल नंबर कॉल्ड द MSISDN नंबर, सिंपल डेफिनेशन यही है। तो अगर कोई पूछता है तो MSISDN नंबर मतलब MS, इट्स मोबाइल नंबर ऑफ यूसिंग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो भी मैं लिख देता हूं, मोबाइल स्टेशन इंटरनेशनल सब्सक्राइबर मॉड्यूल। अब ये वाला नंबर है तो जैसे कोई भी नंबर है, ये हो गया जैसे कि आपका ये कंट्री कोड, जैसे 91 मेरा नंबर है तो ये कंट्री कोड हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद 9907967796 इस टाइप से, ठीक है। तो यही नंबर है, यही इसी को बोलते हैं। अगर कभी हेलो, आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था सौरभ। आ रही है भैया। चलो ठीक है ना। तो अब आइडेंटिटी में ये सारी हो गई। आइडेंटिटी के बारे में एक तो PLMN भी आइडेंटिटी ही कहलाता, तो PLMN हो गया, MCA हो गया, MSIDN नंबर हो गया। अब आएगा गुटी, है ना। तो गुटी, वैसे तो गुटी के बारे में बता चुका हूं, बट गुटी का कॉम्बिनेशन हमें जानना है ना। MC, ठीक है, कि गुटी का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है ना। तो उस गुटी के कॉम्बिनेशन में बहुत सारी चीजें, MME ग्रुप रहता है, MTIMC रहता है, ठीक है। अच्छा टिम्सी, टिम्सी बताएंगे? टिम्सी टिम्सी। टिम्सी अभी बताऊंगा मैं, जब टेम्पररी आईडी पढ़ाऊंगा ना इसके बाद, उसमें बताएंगे टिम्सी के बारे में, है अच्छा ना। ठीक। ये टिम्सी और एमसी ये जीएसएम में यूज होता है या एलटी में भी? एमसी यूज होता है टेम्पर, देखो GSM और 3G में ना कुछ आईडी टेम्पररी होती हैं, बट सेम होती हैं ये मुझे कंफर्म नहीं है। बट ज्यादातर उसमें ना जो एमसी रहती है वही ज्यादातर यूज होती है GSM और 3G में। कुछ सबसे ज्यादा टेम्पररी आईडी है वो LT में ही है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज के लिए ज्यादातर, इसलिए LT नेटवर्क को ना बहुत सिक्योर माना जाता है लीगेसी नेटवर्क से, 2G और 3G से, है ना। गुटी, टेम्पररी आईडी, गुटी का एक फ्रॉम होता है। एक कौन जनरेट करता है, कोई बताएगा क्या कौन जनरेट कर रहा है, कैसे मिलता है, मतलब किसके थ्रू मिलता है? नेस में किसके थ्रू? नेट EMM के थ्रू। EMM के थ्रू, राइट। नेस EMM will generate गुटी for every UE
It's provide the LTE secure network communication and save IMSI number to transmitted over the रेडियो इंटरफेसेस। मतलब ये क्या करता है, जब गुटी एलोकेट हो जाती है ना तो बार बार इमसी को भेजना या फिर इमसी से ही कम्युनिकेट करना, इस सब चीज को इग्नोर करता है। इसलिए गुटी का मेन काम है कि तो गुटी नॉर्मल क्या होती है, अगर आप कोई पूछेगा ना कि गुटी व्हाट इज द गुटी, ठीक है, तो आप नॉर्मल ऐसे फुल फॉर्म बता सकते हो। उसके बाद गुटी का इट प्रोवाइड बाई नेस लेयर इन ईएमएम फंक्शन, it provide the LTE secure network communication between the UE and LTE network, and it is the purpose for the IMSI number, it is save the IMSI number to transmit the over the radio interface, है ना। अब बार बार है ना हमें IMSI से कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा कि बार बार हम IMSI भेजें और उससे कम, तो यही गुटी से कम्युनिकेशन करेगा यूई किससे, नेटवर्क से। ठीक है, डिजिट कितना होता है, 80 बिट्स का होता है गुटी विल बी 80 बिट्स जो साइज होती है उसकी। अब उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन रहते हैं गुटी में, वो उसके बारे में जान लेते हैं, है ना। सबसे पहले रहता है आपका एमसीसी, एमएनसी, एमएमई जीआई। एमएमई जीआई मतलब एमएमई ग्रुप आइडेंटिटी है, ठीक है। एमएमई सी, उसके बाद रहता है एमटीएमसी। तो ऐसे करके ये सारे फंक्शंस को जनरेट करके नेस लेयर, नेस के थ्रू, मतलब एमएमई ही भेजता है, एमएमई ही जनरेट करता है वैसे इसको, बट नेस के, तो नेस का फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, यहीं पे फुल फॉर्म में लिख देता हूँ। तो एमसीसी का तो पता ही है, तो एमसीसी को मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, एमएनसी को भी नहीं लिखता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन एमएमई ग्रुप आइडेंटिटी। एमएमई कोड, एमएमसी का मतलब होता है एमएमई कोड, एक इसके साथ में एक कोड जनरेट करता है, उस कोड के साथ में। एमटीसी का मतलब होता है एमएमई टेम्पररी आइडेंटिफायर। ऐसे करके रहता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, एमसीसी और एमएनसी को मिला के क्या बनता है आपका, पीएलएमएन, राइट। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन हो गया आपका किसका, पीएलएमएन का, टोटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद आपका यहां से लेके एमएमई ग्रुप से लेके और एमजीआई एमएमई ग्रुप और एमएमई कोड को लेके, एमएमई कोड को लेके बनेगा आपका एमएमई आई, मतलब टोटल इन दोनों को मिला के एमएमई की टोटल आइडेंटिटी बन जाएगी। एक तो ग्रुप है वहां पे एमएमई जीआई, तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा आपका एमएमई आई, इसको बोलते हैं एमएमई आई। इसका मतलब होता है एमएमई आइडेंटिटी। ठीक है। अब यहाँ पे टोटल मतलब इन सबको मिला के एक बनता है GUMMEI कोड, जिसको बोलते हैं आपका ग्लोबल यूनिक एमएमई आइडेंटिटी, जिसके मिला के बनता है फिर। अब इन दोनों को मिलाएंगे हम, जब इन दोनों को, तो ये टोटल बनेगा आपका क्या, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये सारी चीजें ही बता दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट अगर इस चीज कॉन्सेप्ट को ही बता दोगे तो भी चल जाएगा। तो इन सब को मिला के क्या बनेगा, यहाँ पे टोटल जो बनेगा वो बनेगा आपका GUMMEI, मतलब ग्लोबल यूजर एमएमई आइडेंटिटी, ठीक है। केवल एमटीएमसी को छोड़ देना है। हाँ, सिर्फ एमटीएमसी का। अब एमटीएमसी और इनको मिला के कॉम्बिनेशन बनेगा किसका, गुटी का। तो मैं इसको कलर में कर देता हूं, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन, ये यहाँ पे और ये कॉम्बिनेशन, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा यहाँ पे
ये बनेगा आपका गुटी। तो ये तो अंदर टेक्निकली रहता है, आप सारी चीजों को मिला के भी बोलोगे कि सारी चीजें, ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो इतना सारा अगर बताने की जरूरत नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। डायरेक्ट आप ये सारी चीजें एमसीसी एमएनसी, आप डायरेक्ट बोलोगे एमसीसी एमएनसी, ग्रुप आइडेंटिटी, कोड और टीसी, ये चार चीजें आपको, यानी पांच चीजें आप बता दोगे तो सिंपल समझ जाएगा कि हाँ इन सबको मिला के आपका जो जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं गुटी। अब गुटी कब मिलती है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हुआ था कि अटैच रिक्वेस्ट भेजेगा ये होगी तो नेक्स्ट लेयर से ईएमएम के थ्रू जब सिक्योरिटी मोड कमांड चलेगा, क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा, तब जाके ये ऑलरेडी इसको यूई को गुटी एक जनरेट होगी। तो नेक्स्ट कम्युनिकेशन जो होगा, जैसे कि अटैच रिक्वेस्ट हो गया, अब मॉडिफाई बेरर रिक्वेस्ट भेजना है तो वो इसी गुटी के थ्रू मॉडिफाई बेरर रिक्वेस्ट एमएमई को भेजेगा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ गया? और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो बताओ। अब इसके अंदर जैसे कि एमएमईजीआई ग्रुप है, तो एमएमईजीआई ग्रुप कितने बिट्स का होता है, ये सब चीजें हमें जाननी जरूरी है। 16 बिट का होता है वैसे एमएमआई ग्रुप। कोड कितने बिट का हो सकता है, तो कोड 8 बिट का हो सकता है, ठीक है। तो इतना सब बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें याद नहीं रख पाओगे। तो हमें सिंपल ये जानना है कि गुटी का कॉम्बिनेशन क्या है, गुटी का यूज क्या है, गुटी कब मिलती है और किसके थ्रू मिलती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया आपका, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। अब और बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ना है। रेडियो नेटवर्क टेम्पररी आईडी पढ़ना है ना। जी तो रेडियो नेटवर्क देखो, रेडियो नेटवर्क टेम्पररी आईडीज में हमें बहुत सारी आईडी होती है। हम जो मेन आईडी होती है हमें, जैसे कि रैंडम एक्सेस आरएनटीआई है, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस आरएनटीआई कब यूज होती है, कब मिलती है। तो आरएनटीआई में कुछ टेक्निकली वो कोडिंग वगैरह तो वो सब तो हमें जानने जरूरी नहीं, हमें सिंपल ये जानना है कि ये आरएनटीआई है, ये कब जनरेट होती है, ठीक है, और वो आरएनटीआई का क्या यूज है, ठीक है। इसको सेव कर दिया क्या मैंने? कर दिया था। आरएनटीआई रेडियो नेटवर्क टेम्पररी आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब रेडियो नेटवर्क टेम्पररी आइडेंटिटीज में कौन कौन सी हैं। जैसे अगर मैं मेन आरएनटीआई की बात करूं, सबसे पहले जो मैं पीआरएनटीआई की बात करूं, पीआरएनटीआई को बोलते हैं आपका पेजिंग आरएनटीआई, ठीक है। जब पेजिंग होती है ना तो ये आइडेंटिटी यूई के पास ऑलरेडी जनरेट करता है, ई नोड भी जनरेट करता है इसको। और जब भी पेजिंग मैसेज होता है तो इसी आइडेंटिटी के थ्रू होता है कि इस वाले रेडियो नेटवर्क के लिए, मतलब इस वाले यूई के लिए पेजिंग आई है, तो इसी आरएनटीआई से वो उसको उसके बाद है आपका SIRNTI, ये होता है आपका सिस्टम इंफॉर्मेशन के लिए, सिस्टम इंफॉर्मेशन RNTI, ठीक है। उसके बाद है आपका RARNTI, जो होता है आपका रैंडम एक्सेस के लिए, RARNTI, रैंडम एक्सेस RNTI। एक होती है आपकी सेल RNTI, इसको बोलते हैं CRNTI, सेल RNTI। उसके बाद होता है TCRNTI, इसको बोलते हैं टेम्पोररी CRNTI।
एक होती है सेल आरएनटीआई, एक होता है टेम्पररी सेल आरएनटीआई। ओके, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये सेल आरएनटीआई है, एक टेम्पररी सीआरएनटीआई होती है। टेम्पररी सीआरएनटीआई होती है जब आप रैच रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो रैच रिक्वेस्ट के टाइम पे टीसीआरएनटीआई मिलती है। लेकिन जब आप अटैच कंप्लीट वो सब कर लेते हैं ना, मतलब जब आप कम्युनिकेशन कर लें, आप जो हैंड ओवर के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजना है, तो फिर वो सेल आरएनटीआई का यूज करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद और है तो, और एक होती है आपका मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग के लिए, जिसको बोलते हैं हम एमआरएनटीआई। ठीक है, जो MBSN, मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट सर्विस बोलते हैं ना इसको हम। मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट सर्विसेज। मूव क्यों नहीं हो रहा है? छोटा कर देता हूँ टेस्ट से। यार तो ठीक है, चलो इसको वहां पे अलग से कर लेना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट सर्विसेज। हाँ, तो इसके लिए होता है। अब जैसे पेजिंग आरएनटीआई की बात करूं, तो पेजिंग आरएनटीआई में कैसे, मतलब अब जब भी क्या होता है कि जब भी पेजिंग होती है, राइट, तो अब बार बार अगर पेजिंग के लिए कुछ आइडेंटिटी नहीं होगी यूई के पास, तो वो कैसे किस पेजिंग, अभी इनोड बी के पास तो पेजिंग आ गई कि पेजिंग इन्फॉर्मेशन है, तो वो क्या करता है कि पेजिंग की कन्वीनियंट के लिए, कि पेजिंग है ना डायरेक्ट उसी जिसके लिए आई है पेजिंग उसके लिए, तो ऑलरेडी क्या करता है वो चेक करता है, ऑलरेडी पेजिंग आरएनटीआई जनरेट करके यूई को देता है कि ये आपकी पेजिंग आरएनटीआई है ना, फॉर द पेजिंग मैसेज यूज्ड फॉर पेजिंग मैसेजेस, PRNTI generate by eNodeB for पेजिंग मैसेज। ठीक है, सिस्टम इंफॉर्मेशन आरएनटीआई का, सिस्टम इंफॉर्मेशन का मतलब है, अब जैसे कि जो ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन है, राइट, तो वो तो ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन है, रीड कर लिया, तो उसी टाइम पे सिस्टम इंफॉर्मेशन को रीड करनी, जैसे कि सपोज दैट आपको सैलरी सिलेक्शन के लिए सिस्टम इंफॉर्मेशन रीड करना है, राइट, तो उसी आरएनटीआई के थ्रू आपको है ना सिस्टम इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि हैंडओवर के लिए है, आप 3G में आप हैंडओवर कर रहे हैं, 2G में आप हैंडओवर कर रहे हैं, इस टाइप की जो पैरामीटर बताए थे ना सिस्टम इंफॉर्मेशन के लिए, उस टाइप के। सो फॉर रीड सिस्टम इंफॉर्मेशन eNodeB provide SI RNTI to UE for further use of SIBs। ठीक है, रैंडम एक्सेस आरएनटीआई फॉर द रैंडम एक्सेस के लिए, इट विल हेल्प टू, या फिर ऐसे लिखते हैं, इट विल प्रोवाइड बाई रैच कॉन्फ़िगरेशन बाई eNodeB ड्यूरिंग रैंडम एक्सेस प्रोसेस। तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि RNTI will come over the random
एक्सेस रिस्पॉन्स मैसेज, है ना। तो हमें सिर्फ इतना ही जानना है, इसके आगे मतलब कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है तो मुझे पता नहीं है, बट हमें आरएनटीआई के बारे में यही जानना है कि कौन सी आरएनटीआई है, वो किस लिए यूज होती है, किस टाइम पे मिलती है। और कोई किसी को इन्फॉर्मेशन हो तो बताओ मुझे, अगर कोई एक्स्ट्रा किसी ने पढ़ा हो आरएनटीआई के बारे में। ठीक है, सी आरएनटीआई मतलब सेल आरएनटीआई। तो एक सेल की एक इट्स आइडेंटिटी ऑफ cell which help to communicate between UE and cell। ठीक है, ये आपका हो गया सेल आरएनटीआई। टीसीआरएनटीआई के लिए है कि जैसे आप बहुत सारे सेल में इधर उधर से मतलब हैंडओवर कर रहे हो तो टेम्पररी आईडी रहती है, वो ऑटो वो मतलब रिलीज हो जाती है। ठीक है, मतलब सेल की एक टेम्पररी आईडी जनरेट करके देता है, वो ऑटोमेटिक अपने आप इरेज हो जाएगी यूई से, उसको हट जाएगी, इसलिए ये आईडी मतलब ये वाली टीसीआरएनटीआई टेम्पररी रहती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेल के लिए रहती है, ये पर्टिकुलर सेल की रहेगी जो यूई को मिलेगी कि आप इस सेल से कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो ये सेल की पर्टिकुलर आईडी, बट ये टेम्पररी रहती है, ये मतलब इरेज भी हो सकती है। टीसी इट्स टेम्पररी सेल ट्रिटी which is provided by cell but for temporary purpose। ठीक है, और एमआरएनटीआई है वो रहती है आपकी मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्टिंग के लिए, जो एमबीएसएफएल सर्विसेज होती हैं उसके लिए, यूज्ड फॉर मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्ट। सर्विसेज। तो इसमें जो मेन आरएनटीआई है वो आरएनटीआई में उसको मार्क कर देता हूं, जो आरएनटीआई आपको रियली पता होना चाहिए। सबसे पहला तो है आपका पेजिंग आरएनटीआई, उसके बाद है आपका आरएआरएनटीआई, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और एक उसके बाद है ये दोनों सेल आरएनटीआई और टीसीआरएनटीआई। अब यहाँ पे देखो ये टीसीआरएनटीआई है ना, इससे जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको यार, दिमाग में नहीं आ रहा। जैसे टीसीआरएनटीआई के थ्रू ना आपका टीए कैलकुलेशन के लिए होता है कि टीए कैलकुलेशन के ना एक जब शुरुआत में टीए कैलकुलेशन होता है ना, उसके लिए टेम्परेरी आईडी, जब टीए कैलकुलेशन हो जाता है उसके बाद जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका सीआरएनटीआई से होता है। अच्छा, जो टीए का कैलकुलेशन होता है वो 2G से डिफरेंट होता है एलटी में क्या? डिफरेंस किस मायने में? देखो जैसे कि देखो 2G जैसे में एक टीए होता है वो 500 मीटर का होता है। हाँ, वो डिफरेंस इवन अलग अलग ऑपरेटर वाइज भी डिफरेंस होता है। जैसे आप टीए रिपोर्ट देखोगे ना, तो एरिक्सन की टीए रिपोर्ट और हुआवी की टीए रिपोर्ट में, मैंने नोकिया की तो नहीं देखी अभी तक, नोकिया में 3G में उसको वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, WMMR रिपोर्ट भी बोलते हैं उसको 3G में, मैंने नोकिया में। मैंने सबकी देखी, लेकिन मैं उसको समझ नहीं आता वो किस बेसिस पे लेते हैं, वो कैसे वो हम कैलकुलेट करेंगे उससे टीए। वो क्या है, जो जो ओएसएस रहता है ना उसमें कॉन्फ़िगरेशन, जो छोटे छोटे पैरामीटर्स रहते हैं आरएनसी के, जैसे मैं 3G की बात करूं तो आरएनसी के छोटे छोटे पैरामीटर रहते हैं WMMR रिपोर्ट, तो उसमें वो सेट करते हैं कि इस पैरामीटर्स की कैलकुलेशन इतने तक होनी चाहिए। अब जैसे हुआवी और एरिक्सन की रिपोर्ट है, तो एरिक्सन में हुआवी में 0.78 जो मीटर है उसका है 0.78 मीटर रहेगा, वो आपका मिनिमम रहेगा। बट इसमें 100 मीटर का है एरिक्सन में, तो ये कन्फिगरेबल भी रहता है कि एक कुछ स्टैंडर्ड रहता होगा, लेकिन कन्फिगरेबल रहता है कि मिनिमम आप इतने का कैलकुलेशन लो। बिल्कुल एलटी में टीए मिलता है वो 40, 42, हाँ हाँ 45 तक मिलता है। बिल्कुल राइट राइट। और 10 किलोमीटर तक का रहता है कि 10 किलोमीटर रेडियस तक का ना वो कैलकुलेट कर सकता है ज्यादातर, मतलब 10 किलोमीटर तक रहता है। बाकी उसके 100 किलो कोई कोई की टेबल आती है वो 100 किलोमीटर की आती है कि 100 किलोमीटर के लिए कैलकुलेशन के लिए लगा देते हैं, लेकिन वहां पे सैंपल एक भी नहीं मिलते हैं, 100 किलोमीटर थोड़ी ना कवरेज जाएगा।
ओके। मैंने टीए रिपोर्ट भेजी थी ना, उसमें उसमें देखो, उसमें 0.78 से था, हवाबी की रिपोर्ट थी वो, तो उसमें 0.78 किलोमीटर से था शायद, आई थिंक, राइट। मेरे पास है तो वो रिपोर्ट, ये तो है। देखो इसमें जो कैलकुलेशन है, हुआवी का भी निकाल के देख लूंगा मैं, एयरटेल जहाँ पे हुआवी होगा मैं चेक कर लूंगा। मेरे पास तो बेंचमार्किंग का डेटा होता है ना, तो कहीं किसी ना किसी सिटी का निकाल लूंगा, पता चल जाएगा। ये देखो इसमें कितने किलोमीटर, देखो देखो 100 किलोमीटर आ रहा ना। अब 100 किलोमीटर कहाँ है, इंडेक्स तो बना दिया, ये इंडेक्स है ना, इसी में ही डिफाइन किया जाता है, जो इंडेक्स दिख रहा है ना, यही टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। वो डायरेक्ट वहां 0.78 किलोमीटर थोड़ी आता है, बट ये मतलब उनने स्टैंडर्ड बना के दिया है कि इस इंडेक्स को इतने किलोमीटर के लिए हम, मतलब 0.78 मीटर के लिए, 0.078 मीटर के लिए कंसीडर करते हैं। तो ये हवाबी की रिपोर्ट है, उनने ही मुझे ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया था कि फर्स्ट जो रहेगा वो इतने मीटर का रहेगा, फिर सेकंड रहेगा वो इतने मीटर का रहेगा, इस टाइप से। तो देखो ये 1 किलोमीटर तक सर्व कर रही है साइड, मतलब 1 किलोमीटर से भी ये सेंटर मैं समझा उठा नहीं, दी। ये पहला कॉलम है, सी कॉलम में है वो वो क्या है, अलग इंडेक्स है, कैलकुलेशन है वो। ये इंडेक्स है, इसी इसी के अंदर कैलकुलेशन बनाए जाते हैं। इस इंडेक्स के अंदर, ये वाला मैं इसको अच्छा कलर चेंज अच्छा। करता हूँ, इस इंडेक्स के अंदर बनाए जाते हैं कि ये वाला जो इंडेक्स है वो कितने किलोमीटर रेंज का होगा। तो ये ऊपर की जो है ये सिस्टम इंफॉर्मेशन में थोड़ी रहती है कि ये रिपोर्ट जनरेट करोगे तो ये लिख के आइए। ये तो वो अज्यूम करते हैं और बना के देते हैं कि जो पहला वाला इंडेक्स है वो इतने किलोमीटर में रखा गया है, फिर दूसरा वाला इंडेक्स है उसको हमें इतना कंसीडर करना है, तीसरा वाला इतना कंसीडर करना है। अच्छा, एक एक रिपोर्ट होती है जिसको हम बोलते हैं एमआर रिपोर्ट, ठीक है। अब जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन हाँ वगैरह हाँ। है ना, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की जो है, बंद करना है कि भाई कौन कौन सी साइड ओवरशूट कर रही है। जो नॉर्मल ऑप्टिमाइजेशन होता है, जैसे जो क्लस्टर लीड्स वगैरह होते हैं ना, वो अपनी साइड को मॉनिटर करते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, एमआर रिपोर्ट निकालते हैं। तो एमआर रिपोर्ट में क्या होता है, ऑटोमेटिकली, मतलब जो आपका सोन है, सोन के अंदर भी वो कॉन्फ़िगरेशन होती है, पीसीआई के अकॉर्डिंग वो सेल कितनी दूर तक सर्व कर रहा है उसका पूरा एक फ्लो चार्ट बना देता है, अलग अलग कलर का। जैसे आपने एक टोटल एरिया ले लिया, उसमें जितने भी सेल हैं वो सेल आपने डाल दी, उसकी एक रिपोर्ट निकाली है, हमारी रिपोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू पीसीआई वो कैलकुलेट करके देगा कि ये साल वाला सेल है कहाँ कहाँ तक सर्व कर रहा है, तो उसका एक कलर जनरेट करके दे देगा। जैसे आपने ड्राइव टेस्ट की रिपोर्ट देखी होगी ना, ड्राइव टेस्ट में आप पीसीआई का प्लॉट निकालते हैं, राइट। तो पीसीआई प्लॉट में अलग अलग कलर में देखते हैं इतने इतने दूर तक सब, ऐसी वो एमआर रिपोर्ट होती है। तो वो एमआर रिपोर्ट इसी बेसिस पे होती है, टीए बेसिस पे, कि वो कहाँ कहाँ तक सर्व कर रही है साइट। तो उससे क्या होता है, जैसे कि कोई सेल है वो बहुत दूर तक सर्व कर रहा है, तो उसका आरईटी है या फिर उसका फिजिकल टिल्ट है उसको चेंज करवा देते हैं, या फिर रिमोट इलेक्ट्रिकल टिल्ट है तो उसको या फिर पावर कम कर देते हैं। तो सेल ये ऑप्टिमाइजेशन भी सेल होता है। साइज उसका देखते हाँ, हैं। सेल साइज। अच्छा, उसका जो पी में जो क्या बोलते हैं उसको ऑप्टिमाइजेशन में, एक मतलब एक साइज भी होती है कि आप है ना फिक्स कर सकते हैं कि ये साइड इतनी दूर तक ही सर्व करे, है ना। उसकी एमएस रेंज बोलते हैं उसको, रेंज, सेल ऑफ रेंज भी बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है ना, आप फिक्स कर दिया कि ये वाला सेल है ये 500 मीटर तक सर्व करे, उसमें आप उसको रेंज सेट कर सकते हो, उसके आगे सर्व नहीं करेगा, चाहे जितना भी पावर हो, जितना भी। ये सब चीजें पता है कौन करता है, जैसे कि म्यांमार में जो ओरुडू का नेटवर्क है, वो लोग कभी ऑप्टिमाइज नहीं करते साइड को। या तो वो इलेक्ट्रिकल टिल्ट कम करेंगे, उनका हमेशा मैकेनिकल टिल्ट जीरो रहता है, ठीक है। और अजीमुथ जो प्लांट है वो रहता है, वो लोग कभी फिजिकल विजिट नहीं करते, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, या तो सेल रेंज को डिफाइन कर देते हैं कि भाई एक जैसे दो साइड बीच में सेल रेंज डिफाइन कर दिया कि ये वाली साइड है वो 500 मीटर तक करेगी ये वाला सेल, और दूसरा सेल करेगा वो इतने मीटर तक करेगा, अगर दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। या फिर क्या करते हैं, रिमोट इलेक्ट्रिकल टिल्ट को मेंटेन करते हैं, वो लोग कभी फिजिकल साइड विजिट नहीं करते, उनका मैकेनिकल टिल्ट हमेशा जीरो रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है एंटीना। तो इस टाइप के जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, जिनको कि भाई अपना पैसा बचाना है, बार बार ड्राइव टेस्ट टीम जाए या कुछ भी, इस टाइप से वो लोग ये सब करते हैं, ठीक है। तो ये इंडेक्स रहते हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है कि ये इंडेक्स है वो कितने किलोमीटर तक का रहेगा, ये वाला इंडेक्स है। तो ऊपर वाली लाइन तो जो भी मतलब सिस्टम रहेगा वो लोग डिफाइन करके देते हैं, लेकिन डायरेक्ट सिस्टम में कोई इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आती है कि ये इतने किलोमीटर का है या कुछ भी है। सिस्टम जो रिपोर्ट होती है वो इस टाइप से आती है, जो नीचे वाला दिख रहा है ई है, ये इंडेक्स रहते हैं, ये आते हैं इस टाइप से। तो देखो ये आरए लिखा हुआ है ना, रैंडम एक्सेस, इसी का आरए लिखा हुआ है ना, यही तो है, रैंडम एक्सेस ही तो है, क्योंकि रैंडम एक्सेस के थ्रू ही जब पावर कैलकुलेशन होता है ना तभी टीए रिपोर्ट जनरेट होती है, इसलिए यहाँ पे आरए लिखा हुआ है, ठीक है।
और कोई क्वेश्चन है? तो भैया मेरा एक सवाल है, बताओ। जैसे अब तो लगभग आप एंड के कगार पे हम सब कोई खड़े हाँ हैं, बिल्कुल। तो एक काम जैसे एमएमई का हम्म फंक्शन है, हम्म उसी का लगभग एडवांस फॉर्म में थोड़ा सा चेंज करके नैस का आपका रिलेशन कैसे बनाना है, वो आप जैसे आप पढ़े हो, याद किए हो, वो एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए कि कैसे एक दूसरे से, जैसे मैं पढ़ा तो एमएमई का टोटली फंक्शन आपको नैस लेयर पे है, बिल्कुल। उसी में डिवाइड कर दिया तो ईएमएम बन गया और ईएसएम बन गया। तो एक ये आप रिलेशन बना बनाकर एक बार थोड़ा अभी क्या करूंगा तो मैं, बता देखो दीजिए। अभी क्या करूंगा, अभी मुश्किल से अगले हफ्ते के मंगलवार या फिर बुधवार तक हो जाएगा खत्म। उसके बाद क्या करेंगे, हम शुरुआत से एक एक टॉपिक उठाएंगे, उसमें से क्या करेंगे, एक समरी टाइप की निकाल के जनरेट करेंगे, राइट। तो उस समरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे, उनके आंसर्स पे बात करेंगे, राइट। और मेरे पास एक पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ भेजूंगा। उस पीडीएफ में बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन हैं। उसके बाद उसमें कुछ सिनेरियो हैं टेस्टिंग्स के, है ना, कि ये सिनेरियो होता है टेस्टिंग का, तो वो सिनेरियो टाइप से भी हैं, तो उन पे भी बात करेंगे, ये सिनेरियो कैसे क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं टेस्टिंग की बात करूं, तो टेस्टिंग में ऐसे होता है, जैसे होती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ठीक है। एक होती है सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब होता है कि जिस टूल या फिर जो भी सर्वर आप क्लाउड वगैरह में कर रहे हो, तो अब सिस्टम रिलेटेड भी तो एरर आ सकती है ना। जैसे कि मैं सिस्टम में बात करूं, तो मैं जैसे यूज करता हूं, तो डल्लास हो गया। डल्लास एक है ना ट्रैफिक टूल है। हेलो, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? हाँ जी। नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही? जस्ट अ सेकंड। दिख रही है आप लोगों को सबको? दिख रही। आप फिर से हाँ भी दिख रही है। चलो मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। अभी दिख रही है सबको? हाँ दिख रही है। ओके। तो देखो, दिख रही है ऐसे डल्लास टूल है, ये ट्रैफिक लोड टूल बोलते हैं इसको, ट्रैफिक लोड टूल। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि आप थ्रूपुट से रिलेटेड या सिग्नलिंग से रिलेटेड कोई भी टेस्टिंग करें, तो ये क्या करता है, उस ट्रैफिक को लोड करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ होते हैं कुबरनेट्स क्लस्टर, कुबरनेट्स, ठीक है। ये मैं मतलब अपने टेस्टिंग से रिलेटेड बता रहा हूँ, और अभी एडिशनल और बताता हूँ। कुबरनेट्स क्लस्टर, इसमें क्या होता है ना, कुबरनेट्स क्लस्टर में ना, मतलब एक पर्टिकुलर एक कैसे बोले हैं, मतलब एक टाइप का, जैसे कि ड्राइव टेस्ट टूल है, वो एक इंटरफेस टाइप का है कि इस इंटरफेस के थ्रू आप सारी चीजें कर रहे हैं। ऐसी कुबरनेट्स क्लस्टर, उसमें कुछ कंटेनर होते हैं, वो बनाते हैं आपका डेटा प्लेन, डेटा प्लेन का बनाएंगे, आपका यूजर प्लेन का बनाएंगे, तो वो कंटेनर बनाते हैं कि कितने डेटा प्लेन है, 2 डेटा प्लेन है, 6 भी, मतलब अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो 2 और 6 यूज कर रहे हैं, ठीक है। 2 और 6 डेटा प्लान यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लस्टर है ना, ऐसे क्लस्टर डिफाइन किए जाते हैं, कुबरनेट क्लस्टर बोलते हैं, कि कितने डेटा प्लान के लिए आपको वो टेस्टिंग करनी है, 6 के लिए करनी है या 2 के लिए करनी है, इस टाइप के। तो कुबरनेट क्लस्टर होते हैं, उसमें कुछ कंटेनर्स होते हैं, उनकी वैल्यूज होती है, अगर उनकी वैल्यू ज्यादा हाई होती है तो आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा, इस टाइप के। तो ये टूल होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा पाइथन कमांड पे बेस्ड है, पाइथन पे कमांड पे बेस्ड है, और इसी के अंदर क्या रहता है, यूनिक्स, मतलब आपको जैसे कि यूनिक्स टेस्टिंग, यूनिक्स या फिर लिनक्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहता है, 2 टाइप की टेस्टिंग होती है, ये होता है आपका मैनुअल टेस्टिंग, और दूसरा होता है आपका ऑटोमेशन,
तो ऑटोमेशन में टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे कि एक स्क्रिप्ट तैयार कर दी, स्क्रिप्ट में क्या किया हमने, डिफाइन कर दिया कि डेटा प्लेन है, डेटा प्लेन में सारी चीजें क्या डिफाइन कर दी, लाइक जैसे फर्स्ट क्या होगा, क्लस्टर इंस्टॉलेशन, ठीक है, क्लस्टर को पहले इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट में डिफाइन किया जाता है, पहले क्लस्टर इंस्टॉलेशन होगा, फिर होगा क्या, फिर डल्लास इनिशियलाइजेशन होगा, डल्लास इंस्टॉल होगा, पहले डल्लास इंस्टॉल मतलब ये ट्रैफिक टूल को इंस्टॉल किया, एंड ऑल्सो इनिशियलाइज्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्क्रिप्ट टेस्टिंग होगी। अब स्क्रिप्ट टेस्टिंग में क्या रहता है कि आप कोई भी ट्रैफिक या कुछ भी जनरेट करोगे तो उसके लिए क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट जरूरी है कोर नेटवर्क में, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट होगा। तो क्रिएट के लिए जो नंबर्स होते हैं, यहाँ पे सब नंबरों पे चलता है, क्रिएट के लिए 104 नंबर होता है। तो 104 नंबर से अब 104 कितने क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट करने हैं आपको, उसके नंबर डाल दिए, जैसे मैंने 4 लाख डाल दिए, कई सेकंड, ठीक है, 4 लाख क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट डाल दिए उसमें स्क्रिप्ट में कि 4 लाख क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट होगी जब, तो क्या ट्रैफिक जनरेट होगा, मतलब इकट्ठी अगर इतनी सारी रिक्वेस्ट आएंगी उसके अंदर से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जनरेट होगा, तो क्या ट्रैफिक कितना जनरेट होगा उस टाइम पे। तो मैंने उसी में डाल दिया 10 Gbps, तो ये मैक्स है मेरा कि 10 Gbps। अब वो चेक करेगा पूरा सिस्टम में, तो इसके अंदर 10 Gbps में इसका इंटरवल भी होता है कि 10 Gbps में इसका प्लस स्लैश माइनस 10%, मतलब इतनी बजट के अकॉर्डिंग, मतलब 10 का 10% कितना होगा, 10 का 10% एक हो गया, मतलब एक 10 से अगर थोड़ा सा कम भी आएगा थ्रूपुट, तो ना 9 भी आएगा तो भी टेस्ट केस को पास माना जाएगा। तो प्लस माइनस अगर 11 तक भी चला गया तो भी पास माना, इसलिए ये इंटरवल दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट हुआ, क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट होने के बाद हमारा जो थ्रूपुट है, अगर हमें 9 to 11 Gbps के बीच में मिल गया, मतलब टेस्ट केस पास हो गया। ये तो हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट केस, इसको बोलते हैं हमका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट केस, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी टेस्ट केसेस। स्टेबिलिटी टेस्ट केस में क्या होता है, ज्यादातर ये सिग्नलिंग टेस्ट केस होते हैं, सिग्नलिंग टेस्ट केस। इसमें क्या होता है कि स्टेबिलिटी का मतलब होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना स्टेबल है। जैसे मैंने क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट है, क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट, क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट को मैंने क्या किया, बहुत सारे क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट डाल दिए, 5 लाख डाल दिए, सॉरी 50 लाख डाल दिए, और उसका जो टाइम है 50 लाख टाइम है, मैंने लिख दिया 24 आवर। ये सिस्टम मतलब स्टेबिलिटी है 24 आवर्स के लिए। तो वो क्या करेगा, क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट करेगा, मतलब यहाँ पे क्रिएट के लिए मैंने क्या यूज किया है, 104। अब क्रिएट के साथ में डिलीट भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमने 24 आवर के लिए लगा दिया है, तो डिलीट के लिए 106 है। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे 50 लाख सेशन को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, सिस्टम की टेस्टिंग को जनरेट करो, उसका एक परसेंटेज रहेगा कि आपका जो सिग्नलिंग है वो कितने परसेंट हो रही है। तो 0.00% और कुछ फेलियर्स वगैरह होते हैं, वो मतलब एक्सेप्टेबल होते हैं, वो भी उसी में डिवाइड किए जाते हैं कि जब क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट होगा तो इतने परसेंट फेलियर्स या फिर रीसेंडिंग होती हैं, जो रीसेंडिंग भी होती हैं, तो उतना एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जब 60 लाख ये क्रिएट कर लेगा, तो इसके बीच में ये भी कर सकते हैं कि 10 लाख पहले क्रिएट करे, फिर उनको डिलीट करे, फिर से क्रिएट करे। तो इस टाइप की जो टेस्टिंग होती है वो उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग। अब जैसे मैंने यहाँ पे सपोज दैट मैंने 10 लाख को क्या किया, क्रिएट कर दिया, 104 मतलब क्रिएट, फिर मैंने वो 10 लाख जो क्रिएट हुए थे उनको क्या डिलीट किया, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 50 लाख है, राइट। फिर क्या किया, अगेन सिस्टम क्या करेगा, 10 लाख को फिर जनरेट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से 104 को फिर अगेन क्या करेगा, 104 मतलब 10 लाख को क्रिएट करेगा। तो ये वाली जो वैल्यू है ये मतलब आप कॉन्फ़िगरेबल रहती है, आप चेंज कर सकते हो कि हमें कितने क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट कर। तो ऐसे करके जो स्टेबिलिटी चेक की जाती है वो आप 4 घंटे की भी कर सकते हैं, 24 घंटे की भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके स्टेबिलिटी टेस्ट केस लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका टेस्ट केस में नेक्स्ट है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी हो गया। उसके बाद आता है आपका मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी टेस्ट केसेस। इसमें भी मेंटेनेबिलिटी टेस्ट केसेस में मतलब एक टेस्ट केस है वो मैंने ज्यादातर ये 4 to 5 आवर्स में होते हैं, मतलब सिस्टम को कितना मेंटेन रखना है, उससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं वो कितने स्टेबल्स हैं, उस टाइप से रिलेटेड है। मेंटेनेबिलिटी टेस्ट केस हो गया, करेक्टरिस्टिक हो गया, स्टेबिलिटी हो गया,
सिग्नलिंग टेस्ट केस स्टेबिलिटी में ही आते हैं, अलग से भी कुछ सिग्नलिंग टेस्ट के होते हैं, जैसे थ्रूपुट है, तो थ्रूपुट जब आप जनरेट कर रहे हैं तो कितने क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट हो, उसमें भी सिग्नलिंग होती है ना, इस टाइप से टेस्ट के होते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्टिंग मतलब हो गया आपका कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग ये रैन साइड से भी होती है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपका सिस्टम है या फिर जो भी आप जिससे रिलेटेड आप जैसे थ्रूपुट है या फिर पीएलएमएन सिलेक्शन है, तो उसके लिए भी पीएलएमएन सिलेक्शन के लिए भी बार बार आप पीएलएमएन सेलेक्ट कर रहे हैं ना, इस टाइप की टेस्टिंग होती है। उसके बाद डीयू की टेस्टिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट होती है, उसकी भी टेस्टिंग होती है। तो इस टाइप की जो टेस्टिंग है वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आती है ना। इसके बारे में अभी और हम बात करेंगे, ठीक है। क्या हो गया इसको, तो ये टेस्टिंग इस टाइप से टेस्टिंग होती है। अब और टेस्टिंग में बात करूं तो जैसे फ्रेमवर्क टेस्टिंग है, यूई फ्रेमवर्क टेस्टिंग, इट हैपेंस फॉर न्यू यूई चिपसेट लाइक क्वालकॉम, है ना। क्वालकॉम वगैरह जो चिपसेट बनाती हैं वो लोग इस टाइप की टेस्टिंग करते हैं फ्रेमवर्क की। ठीक है। अब हम कल क्या करेंगे, कल हम एलटी एडवांस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एलटी एडवांस के बारे में पढ़ के ना उसके बाद हैंडओवर और सीएसएफबी कॉल, ठीक है। तो अब तुम्हारे सारे ये मेन टॉपिक हो गए। उसके बाद आपका नॉर्मल टॉपिक में आएगा, जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट हो गया, और आपका हो गया आरबी पीआरबी क्या होता है, आरबी क्या होता है, इस टाइप की, ठीक है। तो एलटी एडवांस में थोड़ा सा यहाँ पे कल के लिए मतलब कर, तो एलटी एडवांस है क्या, तो एलटी एडवांस डायरेक्ट है कि इट्स अ फीचर्स, फीचर्स ऑफ एलटी, डायरेक्ट इसको बोलते हैं फीचर। एलटी एडवांस एग्रीगेशन के बारे में भी बता दीजिएगा किसके, सर, कैरियर हाँ एग्रीगेशन। तो इसी में आएगा ना करियर एग्रीगेशन एलटी एडवांस में। तो एलटी एडवांस का मतलब है ये रिलीज 10 में आया था, इसका बहुत पूछा जाता है रिलीज 10, कोई पूछा कि कोई एलटी एडवांस कहाँ आया था, रिलीज 10 में आया था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता क्या है, एक तो कैरियर एग्रीगेशन होता है, एक होता है आपका माइमो, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग मल्टी पॉइंट, COMP बोलते हैं। ये उसके बाद है एक फीचर होता है जो एक्चुअली में एरिक्सन ज्यादातर उसको यूज करता है, वो फीचर इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए होता है बेसिकली, है ना। उसके बाद है आपका रिले नोट्स, इन सब का मतलब अलग अलग मैं बताऊंगा, रिले नोट्स, ठीक है। तो टोटल 4 हो गए ना, कोऑर्डिनेशन मल्टी पॉइंट हो गया जो रिलीज, अब ये वाला कोऑर्डिनेशन मल्टी पॉइंट है, ये 10 में आया था, लेकिन इसका जो एडवांस वर्जन है वो आपका रिलीज 11 में आया था बेसिकली। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि रिलीज 10 और रिलीज 11 को आपका एलटी एडवांस बोला जाता है। तो ये एलटी एडवांस में है पढ़ना है। अब इसके अंदर जैसे सीए की बात करूं तो सीए क्या होता है, कितने टाइप के सीए होते हैं, वो सीए के कुछ मैसेजेस है, जैसे आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज से सीए की इंफॉर्मेशन ईवी को पता चलती है, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा। तो एल टी प्लस जो होता है ना, एल टी प्लस में ही आपको सीए प्लस माइमो, आप जब हायर माइमो यूज करते हैं ना, लाइक जैसे कि मैं सीए की बात करूं, मैंने टू टू सीए यहाँ पे मतलब टू कैरियर को मैंने क्या किया, कंबाइन करके मैं इक्वल टू सीए, ठीक है। माइमो में क्या है, जैसे कि माइमो जो नॉर्मल माइमो होता है वो होता है आपका नॉर्मल माइमो 2x2 का माइमो आएगा, ठीक है। अब इससे आप एडवांस में जाओगे, जैसे कि मैं बात करूं 4x4 माइमो की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एल टी प्लस हो जाएगा, एल टी प्लस, इसको ही एल टी प्लस एडवांस बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इनके बारे में जानना है कि सीए का मतलब क्या है, सीए के टाइप क्या है, ठीक है। माइमो का यूज, तो माइमो में क्या होता है कि अभी जो हायर माइमो है वो आपका 8x8 तक का माइमो है, ठीक है, हायर यही है, इससे ज्यादा अभी हायर कोई नहीं आया है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग मल्टी पॉइंट में क्या है कि जो स्मॉल सेल्स वगैरह होते हैं ना, उसके लिए किसी साइड का कवरेज कम है तो सामने वाली साइड की उस कवरेज को कैप्चर करके इस टाइप की कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। तो इस टाइप के हमें बारे में सिर्फ ये जानना है इसका क्या मतलब है,
कौन सा रिलीज हुआ था। अब रिलीज 10 में एक चीज आई थी जिसको मतलब नॉर्मल अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, रिलीज 10 में जो टीएम मोड होता है, जो ट्रांसमिशन मोड बोलते हैं, ट्रांसमिशन मोड 9 इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये जो है ये इसी में आया था, जब आपका माइमोस ये वगैरह आया ना, उसी में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। क्योंकि रिलीज 8 तक जो है वो क्या चलता था आपका, टीएम 8 तक चलता था। उसके बाद टीएम 9 आया कि ट्रांसमिशन अब थ्रूपुट का, हायर थ्रूपुट के लिए तो ट्रांसमिशन मोड एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो इसके लिए ट्रांसमिशन मोड 9 आया था, जिसको हम टीएम 9 बोलते हैं। तो कल इसके बारे में हम बात करेंगे। एडवांस, ठीक है। एनी क्वेश्चन? सर मैमो से 4x4 और 4x2 मैसिव और स्पेशल मैमो के बारे में थोड़ा बताइएगा। इसके लिए देखना पड़ेगा मुझे, ये चीज मैंने इंक्लूड नहीं की है। मैसे माइमो वगैरह किया रहे हो ना, मैसे माइमो में कौन सा रहेगा? जैसे कि डिफरेंस पूछ देता है क्लोज लूप स्पेशल माइमो और ओपन लूप स्पेशल इसके मल्टीप्लेक्स बारे में है माइमो। ना, मैं देखूंगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैं क्योंकि मैं पहले जब मैंने पढ़ा था ना, तो ये सब चीजें मैंने, अब जल्दी जल्दी में यहाँ बहुत सारा सिलेबस हो रहा था, तो ये सब चीजें मैंने कवर ही नहीं की। वही इतना सारा है, क्योंकि मेरी तो जॉब चली गई थी म्यांमार से, तो मैं, ठीक है, तो मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लूंगा मैं।